नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जो मेरे हिसाब से आपराधिक कानून की आत्मा है। आत्मा है, बिल्कुल। अध्याय 3, साधारण अपवाद, मतलब जनरल एक्सेप्शंस। जी। ये वो स्थितियां हैं जहां कोई काम जो ऊपर से देखने में शायद अपराध लगे, कानून की नजर में अपराध नहीं होता। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। ये अध्याय एक तरह से फिल्टर का काम करता है। फिल्टर कैसे? देखिए, ये असली अपराधी को एक ऐसे इंसान से अलग करता है जो या तो कह सकते हैं हालात का शिकार था या जिसका इरादा नेक था। ये सिर्फ क्या किया पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे किया इस पर गहराई से ध्यान देता है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है इन साधारण अपवादों को एक एक करके समझना, उनकी बारीकियों को जानना और उदाहरणों से उन्हें और साफ करना। बिल्कुल। हम धारा 14 से शुरू करेंगे। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 14 की। ये कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो कानून से ऐसा करने के लिए मजबूर है, या फिर जो तथ्य की भूल के कारण, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, सद्भावना में ये मानता है कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। हाँ, यहाँ दो बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, कानून द्वारा बाध्य, और दूसरा, सद्भावना में तथ्य की भूल। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, कानून का एक पुराना सिद्धांत है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। ओके। लेकिन तथ्य की भूल क्षम्य है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अगर एक सैनिक को उसका वरिष्ठ अधिकारी कानून के अनुसार भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है, तो सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो आदेश से बंधा हुआ है। बिल्कुल। पर अगर उसे पता है कि आदेश साफ साफ गैरकानूनी है, तो उसे ये बचाव नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर एक कोर्ट का अफसर वाय को गिरफ्तार करने के बजाय पूरी जांच के बाद जेड को वाय समझकर पकड़ लेता है, अच्छा, तो उसने भी कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये तथ्य की भूल थी, कानून की नहीं। तो इसी से जुड़ा हुआ है धारा 15 और 16, जो न्यायाधीशों और कोर्ट के आदेश का पालन करने वालों को सुरक्षा देती हैं। हाँ, ये प्रावधान न्यायपालिका और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इनके बिना तो हर कोई अदालती आदेशों का पालन करने से डरेगा। सही बात है। अब आते हैं धारा 17 पर। ये उन कामों के बारे में है जो कानून द्वारा न्यायोचित, मतलब जस्टिफाइड है। जी। जैसे अगर ए जेड को कुछ ऐसा करते हुए देखता है जो ए को हत्या जैसा लगता है, तो ए सद्भावना में जेड को पकड़ लेता है ताकि उसे अधिकारियों को सौंप सके। अब यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया, भले ही बाद में पता चले कि जेड तो आत्मरक्षा में काम कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि ए का इरादा नेक था। उसने जो किया वो कानून की मदद करने के लिए किया। तो ये सब वो स्थितियां थी जहां कानून मानता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तब क्या, जब सब कुछ सही हो रहा हो और अचानक कोई हादसा हो जाए? आहा, यहीं पर आती है धारा 18, जो दुर्घटना या एक्सीडेंट से जुड़ी है। अच्छा। ये आपराधिक कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांत को दिखाती है, एक्टस नॉन फैसेट रेयम निसी मेंस सिट रिया। मतलब सिर्फ काम कर देने से कोई अपराधी नहीं बनता, जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। मेंस रेया यानी आपराधिक मन। हाँ, दुर्घटना में मेंस रेया होता ही नहीं है। जैसे एक आदमी कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उड़कर पास खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ओह। यहाँ अगर काम करने वाले ने पूरी सावधानी बरती थी, तो उसका काम क्षम्य है। ये एक दुखद हादसा है, अपराध नहीं। समझ गई। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर, धारा 19, आवश्यकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। हाँ, ये नैतिक रूप से बहुत जटिल है। ये उन कामों के बारे में है जो एक बड़ी हानि को रोकने के लिए किए जाते हैं, भले ही ये पता हो कि उस काम से कोई छोटी हानि हो सकती है। बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण वो जहाज के कप्तान वाला है। हाँ, कि वो अपनी नाव को एक ऐसी नाव से टकराने से बचाने के लिए रास्ता बदलता है जिसमें 20-30 लोग हैं। भले ही ऐसा करने में एक दूसरी छोटी नाव से टकराने का खतरा हो जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। तो यहाँ कप्तान दोषी नहीं है? नहीं। अगर उसका इरादा दूसरी नाव को डुबाना नहीं था और उसने ये काम सद्भावना में एक बड़ी हानि को रोकने के लिए किया, यहाँ कानून एक बड़ी बुराई को रोकने के लिए एक छोटी बुराई की इजाजत देता है। ये तो एक तरह का संतुलन बनाना हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये बचाव तभी मिलता है जब खतरा बहुत गंभीर और इमिनेंट, मतलब एकदम सिर पर हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन स्थितियों की जहां व्यक्ति काम की प्रकृति को समझने में ही अक्षम होता है,
जैसे बच्चे? हाँ, यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। धारा 20 कहती है 7 साल से कम उम्र के बच्चे का किया कोई भी काम अपराध नहीं है। इसे कहते हैं डोली इन कैपेक्स। मतलब अपराध करने में अक्षम। बिल्कुल, ये एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, कोई शर्त नहीं। और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए? उसके लिए है धारा 21। यहाँ एक शर्त है, 7 से 12 साल के बच्चे का काम भी अपराध नहीं होगा अगर ये साबित हो जाए कि उस बच्चे में अपने काम के नेचर और उसके अंजाम को समझने जितनी मैच्योरिटी नहीं थी। अच्छा, तो ये साबित करना पड़ेगा। हाँ, अभियोजन पक्ष को। ठीक है। उम्र के बाद आते हैं मानसिक अस्वस्थता पर, धारा 22। जी, ये मशहूर एम नॉक्टन नियम का सार है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण अपराध करते समय ये जानने में असमर्थ है कि वो क्या कर रहा है, या ये कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है, तो उसका काम अपराध नहीं है। यहाँ ध्यान व्यक्ति की समझने की क्षमता पर है, और ये मानसिक अस्वस्थता अपराध करते समय मौजूद होनी चाहिए। अब आते हैं नशे की हालत में किए गए अपराधों पर। एक बहुत ही आम मुद्दा। धारा 23 बात करती है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, मतलब अनैच्छिक नशे की ना, या जबरदस्ती नशा कराया गया हो और उस वजह से वो अपने काम को समझने में असमर्थ हो, तो ये एक बचाव है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से नशा करे तब तो कोई छूट नहीं होगी, है ना? कोई छूट नहीं। धारा 24 साफ कहती है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन यानी स्वैच्छिक नशे के लिए कोई बचाव नहीं है। कानून मानेगा कि आपको वही ज्ञान था जो आपको बिना नशे के होता। आप नशे को बहाना नहीं बना सकते। बिल्कुल साफ। चलिए अब हमारे आखिरी खंड पर आते हैं, सहमति से किए गए कार्य। जी, इसकी शुरुआत होती है धारा 25 से, जो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एक इच्छुक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती। सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खेलकूद। मनोरंजन के लिए तलवारबाजी या बॉक्सिंग करने वाले लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाने की सहमति देते हैं। तो जब तक वो नियमों के अंदर हैं, कोई अपराध नहीं? हाँ, पर इसकी सीमा है। कोई अपनी मौत के लिए सहमति नहीं दे सकता। और इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल तो शायद मेडिकल क्षेत्र में है। धारा 26। ओह, ये डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा कवच है। एक सर्जन जब कोई जोखिम भरा ऑपरेशन करता है तो उसे पता होता है कि इसमें मरीज की जान जा सकती है। अगर ये धारा न हो तो कोई भी डॉक्टर मुश्किल ऑपरेशन करने से डरेगा। यहाँ मरीज की सहमति, डॉक्टर का सद्भावनापूर्ण इरादा और मरीज का लाभ, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और यही बात धारा 27 में बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अभिभावक की सहमति पर भी लागू होती है। हाँ, कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन सहमति होती क्या है? क्या हर हाँ का मतलब सहमति है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब देती है धारा 28। ये साफ करती है कि डर या गलतफहमी में दी गई सहमति नहीं है। या नशे में दी गई सहमति? वो भी नहीं। या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति जो समझने में ही असमर्थ है, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति। ये सब वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, सूचित होनी चाहिए और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। और धारा 29 बताती है कि कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप में अपराध हैं। सहमति उन्हें सही नहीं बना सकती। बिल्कुल, जैसे गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य को छोड़कर एक अपराध है। इसमें महिला की सहमति भी कोई बचाव नहीं है। और अंत में धारा 30, ये आपातकालीन स्थितियों के बारे में है। हाँ, जहाँ किसी के लाभ के लिए काम करना है लेकिन उससे सहमति लेना मुमकिन नहीं है। जैसे कोई सड़क पर बेहोश पड़ा है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। बिल्कुल, एक डॉक्टर सद्भावना में उसकी जान बचाने के लिए बिना उसकी सहमति के ऑपरेशन कर सकता है। उसने कोई अपराध नहीं किया। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 के इन साधारण अपवादों पर एक विस्तृत नजर डाली। ये धाराएं सिर्फ कानूनी बचाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताती हैं कि हमारा कानून इंसानी व्यवहार की जटिलताओं को कितनी गहराई से समझता है। ये सिर्फ कार्य को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की मंशा, मजबूरी और परिस्थितियों को भी तौलता है। सही कहा। ये सिद्धांत ही हैं जो एक अपराधी और एक दुर्भाग्यपूर्ण कर्ता के बीच का महीन अंतर तय करते हैं। ये अपवाद ये पक्का करते हैं कि कानून कठोर और अंधा ना हो, बल्कि विवेकपूर्ण और न्यायसंगत हो। बिल्कुल। अपराधों की परिभाषाओं को समझने के साथ साथ इन अपवादों को समझना न्याय की सच्ची भावना को समझने जैसा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। हमने धारा 19 में आवश्यकता के सिद्धांत की बात की, जहां कानून एक बड़े अच्छे के लिए की गई हानि को क्षमा करता है। वो कप्तान वाला उदाहरण। हाँ, ये एक कठिन नैतिक प्रश्न उठाता है।
कोई असल में बड़े अच्छे को कैसे मापता है? एक जहाज में 30 जानें 2 जानों से ज्यादा कीमती हैं, ये किसने तय किया? बहुत गहरा सवाल है। एक नुकसान को रोकने की कीमत कब बहुत ज्यादा हो जाती है? कानून अपनी रेखा कहाँ खींचता है और हमारा नैतिक विवेक कहाँ? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हमारी बातचीत की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने कुछ साधारण अपवादों पर बात की थी, मतलब वो हालात जहां कोई काम टेक्निकली अपराध नहीं माना जाता। जी, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों पर गौर करेंगे। हाँ, जैसे कि मजबूरी में किया गया कोई काम, और फिर हम उस अधिकार पर गहराई से बात करेंगे जो शायद हर नागरिक के लिए सबसे जरूरी है, निजी रक्षा का अधिकार, यानी सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल, ये धाराएं कानून का वो हिस्सा है जो किताबी परिभाषाओं से आगे जाकर इंसानी बर्ताव की सच्चाइयों को समझती हैं। मतलब हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कानून भी ये समझता है। तो चलिए धारा 31 से शुरू करते हैं, जो अच्छे इरादे या गुड फेथ के सिद्धांत को समझाती है। ठीक है, तो धारा 31 ये सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना के बारे में है। इसका वो क्लासिक उदाहरण है कि एक सर्जन मरीज को बताता है कि उसका बचना मुश्किल है, और मरीज ये सुनकर सदमे से मर जाता है। हाँ, तो कानून कहता है कि सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बात तो उसी की वजह से बिगड़ी। देखिए, यहाँ कानून नतीजे को नहीं बल्कि इरादे और मकसद को देख रहा है। 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, सद्भावपूर्वक और उस व्यक्ति के लाभ के लिए। सर्जन का मकसद मरीज को डराना या मारना नहीं था। उसका मकसद था उसे उसकी स्थिति की सच्चाई बताना, ताकि वो अपनी वसीयत बना ले या परिवार से मिल ले। ये उसकी भलाई के लिए था। अच्छा, तो अगर इरादा नेक है तो कानून आपको बचाता है? बिल्कुल। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी डॉक्टर मरीज को सच्ची और जरूरी जानकारी देने से डरेगा, जो समाज के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। सही बात है। ये तो हुई अच्छे इरादे की बात। लेकिन क्या हो अगर आपका इरादा तो नहीं है, पर आपको कोई काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? जैसे कोई मेरे सिर पर बंदूक रखकर मुझसे चोरी करने को कहे, तब क्या होगा? आप सीधा धारा 32 के दिल पर पहुंच गईं। इसे डुरेस या मजबूरी का सिद्धांत कहते हैं। कानून साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की तत्काल धमकी देकर कोई काम करने पर मजबूर किया जाए तो वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। तो मेरे उदाहरण में मुझे सजा नहीं होगी? नहीं। अगर बंदूक सच में आपके सिर पर है और आपको लगता है कि चोरी न करने पर आपकी जान चली जाएगी, तो कानून आपको बचाएगा। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होगी? क्या मैं किसी की हत्या करके ये कह सकती हूँ कि मुझे मजबूर किया गया था? नहीं, और यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है। कानून ने 2 बहुत बड़ी लकीरें खींच दी हैं। अच्छा। आप मजबूरी की दलील 2 मामलों में बिल्कुल नहीं दे सकते। पहला, हत्या, और दूसरा, राज्य के खिलाफ ऐसे अपराध जिनकी सजा मौत है, जैसे देशद्रोह। इसके पीछे का तर्क ये है कि कानून आपसे एक बेगुनाह की जान के बदले अपनी जान बचाने की उम्मीद नहीं करता। ये तो बहुत मुश्किल नैतिक स्थिति है। पर कानून का मानना है कि आप एक निर्दोष की जान नहीं ले सकते, चाहे नतीजा कुछ भी हो। संहिता में इसको समझाने के लिए 2 उदाहरण भी हैं। एक डाकुओं के गिरोह में अपनी मर्जी से शामिल होने का, और दूसरा एक लोहार का, जिसे डाकू जान से मारने की धमकी देकर ताला तोड़ने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये फर्क को बहुत साफ करते हैं। बेहतरीन उदाहरण है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से डाकुओं के गैंग में शामिल हुआ है, वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझ पर दबाव था। उसने खुद को इस स्थिति में डाला है। लेकिन लोहार, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी दुकान पर था और अचानक उसकी जान पर बनाई। ये असली मजबूरी है और कानून उसे संरक्षण देता है। ठीक है, तो अब आते हैं धारा 33 पर। ये मामूली नुकसान के बारे में है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। भीड़ में किसी से हल्का से धक्का लग गया, तो क्या हर बात अपराध है? नहीं, और यहीं पर धारा 33 आती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल नियम है जो कहता है कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। अच्छा। अगर कोई काम इतनी मामूली चोट या परेशानी पैदा करता है कि एक आम समझ वाला इंसान उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो उसे अपराध नहीं माना जाता। मतलब अदालतों का समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल, वरना तो हमारी अदालतें सिर्फ धक्का मुक्की के केसों से ही भर जाएंगी। तो हमने देखा कि कानून छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब बात बड़ी हो जाए, जब खतरा मामूली न हो, तब क्या? तब कानून हमें वो अधिकार देता है जिसकी हम सब बात करते हैं, निजी रक्षा का अधिकार। हाँ, सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल।
धारा 34 बहुत साफ कहती है कि निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई भी बात अपराध नहीं है। ये एक आधारशिला है। और धारा 35? धारा 35 इसे और खोलती है। ये अधिकार सिर्फ अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं है। अच्छा, आप किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सड़क पे किसी को लुटते हुए देखूं तो मैं मदद कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं, और आपका ये काम निजी रक्षा के अधिकार के तहत आएगा। ये अधिकार आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, न कि एक मूक दर्शक। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। मान लीजिए मुझ पर कोई ऐसा व्यक्ति हमला करता है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या कोई बच्चा है जो नासमझी में कुछ कर रहा है, क्या मुझे तब भी वापस हमला करने का हक है? या मुझे ये सोचकर पीछे हटना होगा कि उसे तो समझ ही नहीं है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और धारा 36 इसका साफ जवाब देती है। जवाब है हाँ, आपको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ओह। कानून का फोकस आपके ऊपर हो रहे हमले पर है, हमलावर की मानसिक स्थिति पर नहीं। आपका अधिकार हमले के कार्य के खिलाफ है, हमलावर के मन के खिलाफ नहीं। अगर कोई पागल व्यक्ति आप पर चाकू से हमला करता है तो खतरा उतना ही असली है। आपकी जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ये तो एक तरह की सुपर पावर लगती है ना? इसकी कुछ सीमाएं तो जरूर होंगी। बिल्कुल, ये कोई असीमित अधिकार नहीं है। धारा 37 3 बड़ी सीमाएं बताती हैं। क्या है वो? पहली, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस अच्छे इरादे से अपना काम कर रहा है और उससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो आप आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे गिरफ्तारी के समय? हाँ, आप पुलिस से लड़ नहीं सकते। और दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीमा है जब आपके पास सरकारी अधिकारियों की मदद लेने का समय हो। अच्छा, मतलब अगर मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ तो मुझे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सही, लेकिन यहाँ एक बड़ा ग्रे एरिया है। आज के जमाने में फोन तो सेकंडों में लग जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर स्थिति में पहले फोन करना जरूरी है? हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी। अगर कोई मेरे घर के बाहर खड़ा धमकी दे रहा है तो क्या मुझे पहले 100 नंबर डायल करना होगा? देखिए, कानून कहता है कि अगर खतरा तत्काल है, इमिनेंट है, तो आपको मदद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ चिल्ला रहा है तो शायद आपके पास समय है, लेकिन अगर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो खतरा तत्काल है और आपका आत्मरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। और तीसरी? आप जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकते। आपका जवाब खतरे के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आत्मरक्षा में किसी की जान भी ली जा सकती है? इसका जवाब धारा 38 में है, और कानून ने 7 स्थितियां बताई हैं। इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। पहली श्रेणी है आपकी जान और शरीर को सीधी और गंभीर चोट से बचाना। इसमें ऐसे हमले आते हैं जिनसे मौत या गंभीर चोट, मतलब ग्रीवियस फर्ट का खतरा हो। दूसरी श्रेणी आपकी यौन स्वायत्तता की रक्षा करती है, जैसे बलात्कार या अप्राकृतिक यौनाचार के इरादे से किया गया हमला। ठीक है। और तीसरी श्रेणी आपकी आज़ादी की रक्षा करती है, जैसे अपहरण या किसी को ऐसी जगह बंधक बनाना जहां से वो अधिकारियों से संपर्क न कर सके। और उसमें एक नया और जरूरी क्लॉज भी है, एसिड अटैक या उसकी कोशिश। तो इन 7 मामलों में जान लेने तक का अधिकार है? जी हाँ, इन मामलों में कानून आपको हमलावर की जान लेने तक का अधिकार देता है। और अगर हमला इन 7 गंभीर श्रेणियों में नहीं आता, मान लीजिए कोई सिर्फ थप्पड़ मारता है या मामूली चोट पहुंचाता है, तब धारा 39 लागू होती है। ऐसी स्थिति में आपका अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं जाता, लेकिन आप खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब मैं उसे रोक सकती हूँ? आप हमलावर को रोक सकती हैं, उसे धकेल सकती हैं या उतनी चोट पहुंचा सकती हैं जितनी खुद को बचाने के लिए जरूरी हो। ये तराजू के 2 पड़ों जैसा है। आपका जवाब और हमलावर का खतरा दोनों बराबर होने चाहिए। एक और बात, ये अधिकार असल में शुरू कब होता है? क्या मुझे पहला वार होने का इंतजार करना पड़ता है? नहीं, और यही इसमें आकर्षक है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। धारा 40 के अनुसार ये अधिकार शरीर को खतरे की उचित आशंका यानी रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा होते ही शुरू हो जाता है। मतलब अगर कोई मुझ पे भरी हुई बंदूक तान दे तो आपको गोली चलने का इंतजार नहीं करना है। खतरे का वो एहसास ही आपके अधिकार को शुरू करने के लिए काफी है, और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वो खतरा बना रहता है। हमने शरीर की रक्षा पर तो विस्तार से बात कर ली, लेकिन हमारी संपत्ति का क्या? क्या मेरे लैपटॉप या मेरी कार के लिए भी किसी की जान ली जा सकती है? हाँ, लेकिन यहाँ भी कानून ने एक बहुत ऊंची दहलीज रखी है। धारा 44 सिर्फ 4 बहुत गंभीर स्थितियों में इसकी इजाजत देती है। और वो क्या है? पहली, लूट यानी रॉबरी।
क्योंकि लूट में सिर्फ संपत्ति नहीं, हिंसा का भी खतरा होता है। दूसरी, रात के समय घर में सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात के समय ही क्यों? कानून ये मानता है कि जो व्यक्ति रात में आपके घर में घुस रहा है, उसका इरादा सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है। सही है। तीसरी, आग या विस्फोटक से आपके घर या दुकान को उड़ाना। और चौथी, चोरी या घर में घुसपैठ ऐसी परिस्थितियों में करना जिससे लगे कि अगर रोका नहीं गया तो नतीजा मौत या गंभीर चोट हो सकता है। और अगर कोई दिन दहाड़े मेरी बाइक चुरा कर भाग रहा है तो? उस मामले में धारा 44 लागू होगी। आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप उसे रोकने के लिए, पकड़ने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं, लेकिन आप उस पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते। और धारा 43 कहती है कि जैसे ही चोर सामान लेकर भाग गया या पुलिस आ गई, आपका अधिकार खत्म। अच्छा, मतलब मैं 1 घंटे बाद उसे ढूंढकर उसकी पिटाई नहीं कर सकती? नहीं, वो फिर बदला लेना कहलाएगा, आत्मरक्षा नहीं। इस पूरी चर्चा में एक आखिरी और बहुत ही मुश्किल नैतिक दुविधा है जिसका जिक्र धारा 44 में है। क्या हो अगर अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचने का खतरा हो? ये एक बहुत ही असाधारण लेकिन सोची समझी स्थिति है। जैसे कि? मान लीजिए एक हिंसक भीड़ आपकी जान लेने के लिए आपकी तरफ बढ़ रही है और आपके पास अपनी लाइसेंसी बंदूक है। भीड़ पर गोली चलाए बिना आपका बचना नामुमकिन है, लेकिन उस भीड़ में कुछ बच्चे भी हैं। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। तो कानून क्या कहता है? क्या मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए ताकि किसी बच्चे को कुछ ना हो? नहीं, कानून यहाँ एक बहुत कठोर लेकिन व्यवहारिक रास्ता अपनाता है। धारा 44 कहती है कि ऐसी स्थिति में आपका आत्मरक्षा का अधिकार उस निर्दोष व्यक्ति को होने वाले नुकसान का जोखिम उठाने तक भी फैला हुआ है। मतलब मैं गोली चला सकती हूँ? आप चला सकते हैं। कानून ये मान रहा है कि आपकी निश्चित मृत्यु और किसी निर्दोष को नुकसान का जोखिम, इन दोनों में से आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यह हत्या का लाइसेंस नहीं है, बल्कि उस भयावह स्थिति की एक स्वीकृति है जहां कोई भी अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है। ये भारतीय न्याय संहिता में साधारण अपवादों और खास तौर पर निजी रक्षा के अधिकार पर एक बहुत ही गहरी और जरूरी चर्चा थी। ये साफ है कि कानून हमें अपनी रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी के साथ आता है। बिल्कुल सही। इसका निचोड़ यह है कि कानून किसी नागरिक से कायर होने की उम्मीद नहीं करता। जब राज्य यानी पुलिस हर जगह आपकी रक्षा के लिए तुरंत मौजूद नहीं हो सकती, तो कानून आपको खुद अपनी और दूसरों की रक्षा करने का अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह अधिकार हमेशा संतुलन, आनुपातिकता और जरूरत के सिद्धांतों पर टिका होता है। यह सुरक्षा का एक साधन है, बदले का हथियार नहीं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने बात की कि जब अधिकारियों से संपर्क करने का समय हो तो निजी रक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। आज की दुनिया में जहां फोन हमारी जेब में है, संपर्क करने का समय की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई खतरा आपके सामने तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाना एक व्यवहारिक विकल्प है या एक जानलेवा देरी? इस पर सोचिएगा।